इस वीडियो में हम आर्थराइटिस के बारे में समझने वाले हैं कि आर्थराइटिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके रिस्क फैक्टर, इसके सिम्टम और इसके ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं, बहुत ही आसान और सरल वे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थराइटिस होती क्या है। दोस्तों, आर्थराइटिस और दूसरी रूमेटिक डिसीज़ वो कॉमन कंडीशन है जो जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट में कमी पैदा करती है। ये बॉडी के जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती हैं। इंडिया में लाखों लोग किसी न किसी टाइप की आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में रेडनेस और स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ दो या उससे ज़्यादा हड्डियाँ यानी बोन्स मिलती हैं। आर्थराइटिस के 100 से भी ज़्यादा टाइप होते हैं। रोमेटिक डिजीज़ में वो सब कंडीशन शामिल होती हैं जो जॉइंट्स, मसल, टेंडन, लिगामेंट या बोन्स में पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग का कॉज बनती हैं। आर्थराइटिस अक्सर लॉन्ग टर्म यानी क्रोनिक डिजीज़ होती है। आर्थराइटिस और अदर रोमेटिक डिजीज़ मर्दों की कंपैरिजन में औरतों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कंडीशन ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखी जा सकती है, लेकिन हर उम्र के लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम आर्थराइटिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टाइप ऑफ आर्थराइटिस, सिम्टम एंड कॉजेज, रिस्क फैक्टर एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ आर्थराइटिस के बारे में। फ्रेंड्स, आर्थराइटिस 2 टाइप की होती है। नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस और नंबर 2 रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। इट इज़ ए डीजेनरेटिव डिजीज़ दैट अफेक्ट द जॉइंट, यानी ये आर्थराइटिस की सबसे कॉमन टाइप है। ये जॉइंट्स की एक क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, खासकर उन जॉइंट्स में जो बॉडी के वेट उठाते हैं, जैसे नी, हिप और स्पाइन। इसमें हड्डियों के एंड्स पर जो पैडिंग लगी होती हैं, जिसे हम कार्टिलेज भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और जॉइंट स्पेस नैरो हो जाता है। इससे बोन ओवरग्रोथ यानी हड्डी का ज़्यादा बढ़ना, बोन स्पर यानी एक्स्ट्रा हड्डी के टुकड़े और जॉइंट की मूवमेंट कम हो सकती है। ये अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन कभी कभी ये यंग लोगों में भी देखने को मिलती है। यंग लोगों में ये किसी भी इंजरी या जॉइंट के ज़्यादा ओवरयूज़ के कारण भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम एंड कॉजेज़। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जॉइंट पेन नंबर 2 पर है, जॉइंट स्टिफनेस यानी जॉइंट के अंदर अकड़पन नंबर 3 पर है, एक क्रैकिंग साउंड ऑफ द जॉइंट यानी आपके घुटने कई बार आवाज़ करने लगते हैं, वो भी इसका सिम्टम हो सकता है। और 4th नंबर पर है स्वेलिंग यानी सूजन। अब देखते हैं कि इसका कॉज क्या है। कॉज में जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे जॉइंट्स पर पैडिंग लगी होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है। बोनी ओवरग्रोथ में डेवलप एट द जॉइंट, यानी जॉइंट के ऊपर जो बोनी ओवरग्रोथ होती है वो भी इसके कारण शुरू हो जाती है। चलिए आप समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर और डायग्नोसिस के बारे में। रिस्क फैक्टर में सबसे नंबर 1 पर है जॉइंट ओवरयूज़ आफ्टर एन इंजरी, यानी किसी भी इंजरी के बाद आप जॉइंट का ओवरयूज़ कर रहे हैं। नंबर 2 पर आती है इंक्रीज्ड एज। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये उम्र बढ़ने के साथ भी लग सकती है और ख़ासकर ओल्ड लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 3 पर है ओबेसिटी, यानी मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। बीइंग ए फीमेल इसका 4th पॉइंट है, यानी ये बीमारी फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कंपेरिजन टू मेल। डायग्नोसिस में आप जीपी एग्जामिनेशन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। नंबर 1 पर है एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली, यानी आपको
रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2 पर है वेट लॉस। अगर आप ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं तो आपको अपना वेट लॉस करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है इम्प्रूविंग फुटवेयर, यानी आपको अच्छे टाइप के फुटवेयर यानी शूज पहनने चाहिए जिनके अंदर सॉफ्ट पैडिंग हो। फोर्थ पॉइंट है पेन रिलीफ मेडिकेशन, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन हो रहा है तो आप पेन रिलीफ मेडिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर फिजियोथेरेपी है, आप फिजियोथेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट पर है जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही जॉइंट की लाइनिंग, जिसे हम साइनोवियम लाइनिंग भी कहते हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन सिर्फ जॉइंट तक ही सीमित नहीं रहती, ये आपके अदर बॉडी पार्ट्स यानी अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देती है, जैसे हार्ट और लंग्स। चलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम और कॉज देख लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम है जॉइंट पेन। दूसरा सिम्टम है जॉइंट स्टिफनेस लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट। तीसरा पॉइंट है स्मॉल जॉइंट अफेक्टेड फर्स्ट, यानी जो आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल जॉइंट हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, जैसे हाथ और पैरों की हड्डियाँ। फोर्थ पॉइंट है स्वेलिंग यानी सूजन। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही जॉइंट की लाइनिंग, जिसे हम साइनोवियम लाइनिंग भी कहते हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। चलिए अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर और डायग्नोसिस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर में कॉज है इमोशनल स्ट्रेस, यानी अगर आप ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस ले रहे हो तो ये भी आपका एक कारण बन सकता है। दूसरे नंबर पर है स्मोकर, यानी अगर आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हो तो ये भी एक कारण बन सकता है। तीसरे नंबर पर है फैमिली हिस्ट्री, यदि आपकी फैमिली में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई है तो ये भी एक कारण हो सकता है। और चौथे नंबर पर है बीइंग ए फीमेल, यानी अगर आप एक औरत हैं और वो भी ज़्यादा उम्र की, तो आपको ये डिजीज़ अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। डायग्नोसिस में देख लेते हैं कि आप जीपी एग्जामिनेशन की हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी बॉडी का एक्सरे करा सकते हैं और अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे नंबर 1 पर है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी इन ड्रग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है पेन किलर, यानी आप पेन किलर दवाई भी खा सकते हैं। नंबर 3 पर है फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपी की और एक्सरसाइज की भी हेल्प ले सकते हैं। और नंबर 4 पर है एक्यूपंक्चर, यानी आप एक्यूपंक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना सुझाव अवश्य दें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।